बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खामोश न बैठेगा महशर में जुनूँ मेरा, या अपना गिरेबां चाक या दामन जज़्दां चाक। तो इस दूसरे मिसरे को मैंने ये बदल कर दिया है कि या तेरा गिरेबां चाक या मेरा गिरेबां चाक। और एक बहुत बड़े गैर मामूली हद तक संगीन इक़दाम का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसका कुछ अंदाज़ा कल के कौमी असम्बली के इजलास से आपको हो जाएगा। तो कल कौमी असम्बली के इजलास में क्या होने वाला है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा ये है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए एक साहब ने पंजाब में मोर्चा संभाल लिया है। इसके पीछे कौन है और ये इसमें कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और कितने अरकान तोड़े जा सकते हैं। और फिर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने माफ़ी मांग ली है, अपनी गलती का एहसास किया और साथ ही गलती की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर यानी अपनी ही हुकूमत पर डाल दी है, उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान के जाने के बाद 16 महीने के लिए बनी थी। और इसके साथ ये कहना बनता है कि जनाब ये तो आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कत्ल का आर्डर आपको किसने दिया था? उनके कत्ल की कामयाब कोशिश आपने की। और यहाँ थोड़ा वाज़े कर दूँ कि कत्ल के दोनों तरफ वाबैन यानी इन्वर्टेड कामास लगा लें। तो इसके अलावा वक्त मिला तो हामिद मीर साहब की एक मज़ाहिया ख़बर का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है, तो वो भी होगा अगर वक्त बचा। लेकिन कल का बड़ा इक़दाम क्या हो सकता है? कल कौमी असम्बली का इजलास है और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अखबार नवीसों से बात करते हुए बताया कि ये जो 8 जजों ने फ़ैसला दिया है इमरान खान के हक़ में ख़िलाफ़ आइन और आइन को रीराइट करके उसके ख़िलाफ़ नज़र सानी या रिव्यू पिटीशन करनी है या कि नहीं करनी। अब ये बयान अपनी जगह एक अजूबा बयान है, इसलिए कि नज़र सानी की अगर अपील करनी है या नहीं करनी है तो इसका फ़ैसला या तो वफाकी हुकूमत की कैबिनेट पे होता है या पार्टी के इजलास में होता है या इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के लिए एक वसी तर क़यादत का इजलास यानी जिसमें तीनों चारों पार्टियों के नुमाइंदे शरीक हों उसमें किया जाता है। ऐसा फ़ैसला कौमी असम्बली के इजलास में नहीं किया जाता और ना ही इसकी कोई रवायत है और ना ही इसकी कोई तुक बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट करने के लिए या एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए आपने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया है। तो पार्लियामेंट का इजलास दरअसल एक ख़ास नक्शे को वाज़े करने के लिए बुलाया गया और एक किसी बहुत बड़े जवाबी इक़दाम की तवक्को अगर कल के इजलास में ना हो सकी पूरी, तो कल के इजलास से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। कोई बड़ा एक फ़ैसला कर लिया गया है, ये नहीं कि फ़ैसला अभी करना है और उस फैसले की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। ये क्या फ़ैसला हो सकता है? ये एजाज़ सैयद साहब ने अपने व्लॉग में ये बताया है कि मुल्क में एमरजेंसी प्लस लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है, जो एक किस्म का मार्शल लॉ होगा। तो उनकी ये ख़बर सुनकर मैंने जो राब्ते किए और जो मालूमात ली तो उनसे ये पता चला कि एमरजेंसी का ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन फ़ैसला अभी एमरजेंसी का नहीं हुआ, लेकिन फ़ैसला कुछ और इक़दामात का हुआ है। और वो इक़दामात ऐसे होंगे कि जो इन 8 जजों के भी होश उड़ा देंगे और अमलन यानी बस तफसील में कुछ और बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन ये है कि आला तरीन क़यादत का, और आला तरीन क़यादत से मुराद शहबाज शरीफ या कैबिनेट या हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास नहीं है, बल्कि किसी और इजलास का ज़िक्र है। उसमें ये तय किया गया है कि आइन से खिलवाड़ ही नहीं हो रहा, बल्कि मुल्क की सलामती और मुल्क की मईशत को तबाह करने की एक सोची समझी साजिश पर अमल हो रहा है। और अब जवाबी वार किया जाएगा, और जिस तरह इन्होंने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है और इसी तरह अब हमसे भी तवक्को न रखी जाए कि हम उस तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे जो अब तक हमने किया है। इस तरह का माहौल बनाया, ये में अल्फाज मेरे अपने हैं, लेकिन जो माहौल है वो यही है कि अब यानी ईंट का जवाब
3 ईंटों से देने का फैसला किया गया है, पत्थर से नहीं, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से तो बराबर बराबर की बात हो जाएगी। अब जो इक़दाम होगा वो फैसला कौन होगा, क्योंकि इन लोगों ने 8 जजों ने मुल्क की सलामती ख़तरे में डाल दी है, बल्कि ख़तरे में डालने का तो मसला फिर भी एक उसमें बचत की गुंजाइश होती है कि भाई ख़तरा है, ख़तरा हो भी सकता है, नुकसान हो भी सकता है, नुकसान से बच भी सकते हैं। इन्होंने तो मुल्क को यानी अपनी तरफ से ये यकीनी बनाया है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। और स्टॉक मार्केट आपने देखा कि 8 रुकनी इस नाम नहाद अदालती गुर्गों ने जो फैसला दिया, उसके बाद स्टॉक मार्केट तबाह हो गई और तजारती माहौल में भी बेयकीनी छा गई। अगरचे ये गनीमत है कि IMF से मुआहदे पर इत्तफाक राय हो गया है और इसकी मंजूरी इसी महीने गालबन मिल जाएगी, इसी महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। और ये वार IMF की हद तक तो नाकाम हुआ है। इसके अलावा जिन मुल्कों के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं या जिन मुल्कों से साथ पाकिस्तान के राब्ते हैं, उनमें उनके अंदर कोई खलल नहीं आया। आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल हो गया, $2 अरब की सरमायाकारी का उन्होंने फ़ैसला किया है। और इसी तरह दूसरे ममालिक के साथ भी मामला तय हो रहे हैं। चीन के साथ भी होपफुली कुछ इमदाद या कर्ज़े रीशेड्यूल करने का मामला तय होने की उम्मीद है। यानी इस हद तक तो ये सुप्रीम कोर्ट नाकाम रही है, क्योंकि बुनियादी मकसद जो सुप्रीम कोर्ट का था वो कम से कम 4 जजों का जो मकसद था वो CPEC को रोकना और पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी को बंद करना, और इस तरह के इससे जो मुंसलिक जितने भी मामला हैं, यानी मजमूई तौर पर जो उनका मकसद था वो CPEC और मईशत को तबाह करना। और आप याद रखिए कि जब भी CPEC पर पेशरफ्त होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज हमलावर हो जाते हैं पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की रियासत पर। और इन 8 रुकनी जजों में वो जज भी शामिल है जिसने बिला वजह 2-2.5 साल तक लाहौर की ऑरेंज ट्रेन बंद की रखी और बाद में कोई वजह बताए बगैर कि हमने इसे बंद क्यों किया था और अब हम इसे खोलने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं, इसकी तामीर रोक के रखी। और मकसद यही था कि ये तामीर इतनी महंगी हो जाए, अखराजात इतने ज़्यादा हो जाए कि हुकूमत पर अच्छा खासा, कौमी ख़जाने पर अच्छा खासा बोझ पड़े। और 2 साल के अरसे में ये हुआ कि 2 साल के अरसे में अखराजात की लागत कहीं से कहीं बढ़ गई और वो जो 2 साल का नुकसान हुआ वो अलग। और फिर जिस तरह इन्होंने कोई वजह बताए बगैर स्टे आर्डर दिया था उसकी तामीर के ख़िलाफ़, उसी तरह कोई वजह बताए बगैर वो स्टे आर्डर ख़ारिज भी कर दिया। इससे ज़्यादा संगीन कौमी जुर्म क्या हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में गद्दारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत मुश्किल से होती ही नहीं है। तो खैर, अब ये जो इक़दाम किया है इसके बाद यानी आपके सामने है कि किस तरह एक अनारकी फैलाने की कोशिश की गई, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को जाम करने की कोशिश की गई, किस तरह CPEC को रोकने की कोशिश की गई। और एक वसी तर साजिश का ये हिस्सा थे कम से कम 4, और 4 वो थे जिनके पेश नज़र ज़ाती मफाद भी था और ये मुल्क को तबाह करने का अज़म भी था। दोनों मकसद गोया के मिल गए। और कमाल की बात है कि इंसाफ भी ऐसा कि 8 के 8 जज जो हैं वो निगरान बन गए और PTI को उंगली पकड़कर बताया जा रहा है कि आपके इतने रुकन जो सुन्नी कौंसिल में चले गए हैं वो वापस PTI में इस तरह आएँ और जो आज़ाद हैं वो इस तरह आएँ। यानी पूरी गाइडलाइन, यानी जो लाडला है उसके यानी वो पोतड़े भी बदले जा रहे हैं, वो नहपी बदली जा रही है, उसका मुंह साफ़ किया जा रहा है, मुंह में निप्पल दिया जा रहा है, फीडर बना कर रखा जा रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का काम रह गया। तो एक्शन तो मुतवक्को था, कल भी मुतवक्को था कि भी ये कुछ ना कुछ इन्होंने करना है, लेकिन कब तक करना है ये भी वाज़ेह नहीं था और क्या करना है ये भी वाज़ेह नहीं था। लेकिन अब कुछ नक्शा वाज़ेह है। मैं बता इसलिए नहीं रहा कि कोई मुतबादल ऑप्शन भी हो सकता है तो बात गलत भी हो जाती है। और दूसरी तरफ इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने का असूली फ़ैसला एक मरतबा फिर हो गया है। 2 महीने पहले भी किया गया था फ़ैसला, 2 महीने पहले तो मैंने आपको उस ब्लॉग में इतला दी थी और वो इतला 100% दुरुस्त थी। लेकिन फिर बाद अज़ां उसको रोक लिया गया, होल्ड कर लिया गया या मुलतवी कर दिया गया। तो अब एक मरतबा फिर असूली फ़ैसला हुआ है और इसीलिए मैं साबका तजर्बे की बुनियाद पर ये नहीं कहूँगा कि इसे हतमी फ़ैसला समझा जाए या ना समझा जाए, क्योंकि फ़ैसले किसी भी वक्त बदल सकते हैं, हिकमत अमली बदल सकती है। लेकिन मुझे लगता है
کہ عمران خان کا انتظار کوئی گرما گرم جیل کر رہی ہے پنجاب ہی کے کسی علاقے میں، گرما گرم جیل۔ یہ پنڈی والی جیل سے قطعی مختلف ہوگی۔ پنڈی کا موسم آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال ان علاقوں سے کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سخت گرمی جب ہوتی ہے وہاں تو تب بھی ان شہروں کے مقابلے میں کم گرم ہوتا ہے، اور جنوبی پنجاب کے مقابلے میں تو اور بھی کم گرم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ گرمی شمالی سندھ میں پڑتی ہے، بلوچستان کے کچھ حصوں میں پڑتی ہے جس میں مچھ جیل بھی شامل ہے، مچھ کا علاقہ بھی شامل ہے، اور جنوبی پنجاب میں گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ باقی تمام ملک میں درجہ بدرجہ پھر کم ہوتی رہتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں اعتراف کیا کہ اپنے پچھلے دور حکومت میں جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آیا تھا، ہم نے 2 جونیئر ججوں کو بندیال کو تحفے میں دیکھ کر بڑی غلطی کی، بڑا نقصان ہوا اس کا، اور اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، یعنی اپنی حکومت تھی، یہ بھی مان لیا انہوں نے، اور اس غلطی کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ غلطی کیوں کی گئی۔ غلطی اس لیے کی گئی کہ میں بتاتا ہوں کہ غلطی اس لیے کی گئی کہ باجوہ کے ساتھ معاملات سیٹ ہو گئے تھے کہ ہم آپ کو 3 سال کی توسیع دیں گے اور آپ ہمیں رکھیں گے، اور نواز شریف صاحب کو مائنس رکھا جائے گا۔ لیکن پھر وہ نواز شریف صاحب نے جو مداخلت کی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی کہ وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر اس کو ڈکٹیٹ کرا سکیں، وہ باجوہ کو توسیع نہ مل سکی اور جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اگر یہ اعتراف کر لیا اور معافی بھی مانگ لی ہے تو وہ یہ بھی بتا دیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ جس پر آپ نے عمل درآمد کیا، اس کا حکم کہاں سے آیا تھا؟ یہ کون سا قتل ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی وزیر نے اعظم تارڑ صاحب نے ایک پریس ٹاک، ٹی وی ٹاک کے دوران یہ انکشاف کیا تھا کہ ہم ایک ترمیم لا رہے ہیں جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع ہے، اور یہ فیصلہ یعنی یہ بات جان بوجھ کر کی گئی، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی، اور حسب توقع رزلٹ نکلا۔ پورے ملک میں ایک بحث چھڑ گئی کہ قاضی صاحب کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، اس لیے حکومت ترمیم لا رہی ہے۔ اس کے بعد جو قاضی صاحب کی کردار کشی ہوئی، قاضی صاحب نے حکومت سے رابطہ کیا اور بتایا کہ مجھے توسیع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے توسیع نہیں لینی، دلچسپی نہیں ہے سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے کہا، واضح الفاظ میں انکار کیا۔ لیکن اس انکار کو تارڑ صاحب ریکارڈ پر نہیں لائے، اب لائے ہیں اس فیصلے کے بعد۔ اور اس کے بعد جو کردار کشی کی مہم چلی، پی ٹی آئی نے جو مہم چلائی، ٹی وی اینکر پرسن نے جس طرح چلایا، اور پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ولاگ ہوئے، ٹی وی پر ٹاک شو ہوئے، بیانات دیے گئے، گالیوں سے کام لیا گیا، قاضی صاحب کی فیملی کو چنا گیا، اور اب پی ٹی آئی نے پھر ہدایت جاری کی ہے۔ 3-4 ٹویٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے معید پیرزادہ کے، اور وہ ایک شیطان شاہین صاحبائی کا، اور وہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ جنہوں نے یہ آپس میں تبادلہ خیال کی، شہباز گل وغیرہ، کہ اب قاضی صاحب کی نہیں بلکہ قاضی صاحب کی فیملی کی کردار کشی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان الفاظ سے یہ ٹویٹ وغیرہ چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے ججوں میں کم سے کم ایک منصور علی شاہ کو موقع ملا کہ وہ دوسرے ججوں کو ڈرا کر کہ قاضی 3 سال کے لیے آ گئے مزید، تو آپ کی جو ملازمت ہے، آپ کے جو چیف بننے کا چانس ہے وہ 3 سال آگے چلا جائے گا۔ اور اس کے پیچھے کون تھے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ یہ انہوں نے کارنامہ انجام دیا، ایسا جھوٹ بولا گیا جس کا مقصد صرف قاضی صاحب کو ان کے بھوکے بھیڑیوں کے آگے ڈالنا تھا، اور وہ پھر بھوکے بھیڑیوں نے ان کو جس طرح بھگورا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب کا قتل تھا انورٹڈ کاماز میں۔ تو اس قتل کا بھی بتا دیں کہ آرڈر آپ کو کہاں سے ملا تھا۔ ناظرین، پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، یہ خبر آپ نے پہلے بھی سن لی ہوگی، اور فیصل واوڈا، کیا نام ہے ان کا، واوڈا کے اوپر واڈا یا وڈوڈا جو بھی ہے، تو انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ فارورڈ بلاک میں 19 ارکان شامل ہوں گے، یہ ان کی اطلاع ہے۔ لیکن کیا واقعی 19 ارکان مل جائیں گے ان کو؟
45 तो आज़ाद हैं, और टेक्निकली देखा जाए तो जिनको पीटीआई में शामिल करार दे दिया गया वो भी आज़ाद हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ने अभी तय करना है कि ये पीटीआई में शामिल हुए हैं या नहीं। इस पर एक फड्डा अलग से पड़ने वाला। बहरहाल जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक MNA साहब सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने कम से कम 3 अरकान के साथ कामयाब राब्ते किए। राब्ते तो उन्होंने ज़्यादा लोगों से किए होंगे, लेकिन 3 की कामयाबी की रिपोर्ट उन्होंने अपने पास बना ली है और या किसी को बता दिया है, ये बस आप समझ जाइए। तो कम से कम 3 अरकान इस वक्त तक पीटीआई के जहन बना चुके हैं कि वो पीटीआई में शामिल नहीं रहेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएंगे। और नाज़रीन, इस बात की इत्तला हमसे पहले, हम लोगों से पहले पीटीआई को मिल चुकी थी, जिसके बाद पीटीआई ने एक कैंपेन शुरू की, झूठी, बिल्कुल झूठी, कि फ़लाँ MNA को बेटे को उठा लिया गया है, फ़लाँ के भतीजे को उठा लिया गया है, फ़लाँ के भांजे को उठा लिया गया है, फ़लाँ की बीवी को उठा लिया गया है, पता नहीं क्या। और उठाने का मकसद ये है कि उनको मजबूर किया जाए कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। इस मुहिम का मकसद सिर्फ ये है कि बताया जा सके कि यानी रियासती इदारे जबर और तशद्दुद के ज़रिए इनके अरकान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कल को जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बने तो ये कह सकें कि जनाब बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया और पता नहीं किसके बेटे के साथ क्या किया गया और किसकी। तो ये कहानी सारी झूठी है। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक में लोग जो आएंगे वो कन्विंस होकर आएंगे, और 3 तो समझ लीजिए कि आ चुके, और 3 में और 19 में बहुत फ़र्क है। ये फैसल वडोडा साहब का जो 19 का फिगर है और यानी 16 का फिगर है, तो ये 16 की कमी कैसे पूरी की जाएगी ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मुझे जो बात मालूम है वो 3 अरकान की है कि 3 अरकान जो है वो अपना रास्ता अलग करने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो ज़ाहिर है अगर 3 पहले ही हल्ले में मिल गए हैं तो अगले हल्ले में मज़ीद भी मिल सकते हैं, और उनका दावा है कि कोशिशें कामयाब होंगी। लेकिन ये शायद मेरे ख़्याल में इसको क्या कितनी अहमियत देनी चाहिए। ख़बर तो बड़ी है, लेकिन असल जो ख़बर है, जो बड़ी है, वो वही है जो मैंने आपको शुरू में बता दी। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने कल एक इत्तला दी कि जेल के अंदर इमरान खान से रब्ता किया गया है और मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। इमरान खान ने रिजेक्टेड कहकर वो पेशकश ठुकरा दी है। तो इस पर मुझे माजी की तरह मैंने यही सोचा कि इस पर तहकीक कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी हर ख़बर झूठी निकलती है बाद में। फिर भी मैंने कहा कि चूँकि एक बड़े टीवी चैनल के हवाले से ये ख़बर टीवी पर अब ब्रेक हुई है, ज़राए के हवाले से ब्रेक नहीं हुई, बल्कि एक एंकर पर्सन ने अब ब्रेक किया है, तो काफ़ी से ज़्यादा अच्छे खासे तादाद में लोगों को के साथ फ़ोन पर रब्ता करना पड़ा। तो पता चला कि ये ख़बर झूठी है। कोई रब्ता नहीं हुआ, बल्कि जो रब्ता क्या होना था, जो कुछ होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि रब्ता क्या हुआ होगा। कल अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए पेशी के मौके पर इमरान खान ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि मेरी 3 शर्तें मान ली जाएँ। एक ये है कि मुझे 180 सीटें दी जाएँ, और फिर मुझ पर सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाए और मेरे साथियों को भी रिहा कर दिए। ये पहली 2 शर्तें तो फालतू हैं, इसलिए कि अगर मौसूफ को 180 सीटें दे दी जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म है। तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद खुद ही अपने आप पर मुकदमात भी ख़त्म कर सकते हैं और अपने साथियों को रिहा भी कर सकते हैं। लेकिन इमरान का ये बयान जो है ये ज़ाहिर करता है कि कहीं से कोई ऑफ़र नहीं आई, और ये वही पुराना मौक़िफ़ कि जी मैं मुज़ाकरात करूँगा अगर मेरी शर्तें मान ली जाए, यानी मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो फिर मैं मुज़ाकरात करूँगा, फिर किस बात के तुम मुज़ाकरात करोगे। तो ये ख़बर झूठी निकली। और अब जब रिकॉर्ड आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पीटीआई के हवाले से हामिद मीर साहब ने पिछले 1 साल में जितनी भी ख़बरें दी हैं वो सारी की सारी गलत साबित हुई, और गलत भी जुज़वी तौर पर नहीं, 100% गलत साबित हुई हैं। यानी अलिफ से लेकर ये तक सारी ख़बर गलत। तो इसका क्या मतलब है कि हामिद मीर साहब झूठ बोलते हैं? नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। बात सिंपल है कि पीटीआई के हलके उनको एक ख़बर फीड करते हैं और वो ख़बर चला देते हैं। झूठ बोलते हैं पीटीआई के लोग। हामिद मीर साहब का मसला सिर्फ ये है कि वो इस ख़बर को चला देते हैं और पता उन्हें भी होता है कि ये ख़बर गलत है,
لیکن وہ چلا دیتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ جب وہ خبر چلائیں گے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ خوش ہو جائے گی، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ تو پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان کے اندر اب اتنے حامی نہیں رہ گئے، یہ تو سارا جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اس کا ایک اور مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ جناب پرسوں 8 رکنی بینچ نے عمران خان کے حق میں اتنا بڑا فیصلہ دیا، اور کل عدت کیس میں بری ہوا، اور پھر ایک خبر اور بھی پھیلی کہ عمران خان اب رہا ہونے والا ہے۔ تو 3 موقع آئے، تینوں مواقع پر کیا پی ٹی آئی کی اگر عوامی حمایت اتنی ہی ہے جتنی یہ پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر بتاتا ہے، تو جگہ جگہ ملک کے اندر جشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ چلیے زیادہ نہ صحیح، ہر بڑے چوک پر، مثال کے طور پر لاہور کی اگر بات کروں تو چیرنگ کراس پر، لبرٹی چوک پر، مال روڈ پر، اچھرا ہو گیا، اور مزنگ ہو گیا، لکشمی چوک ہو گیا، اس طرح کے 10-12 جو مرکزی مقامات ہیں لاہور کے، اس سے زیادہ ہیں لیکن 10-12 مقامات کو اگر آپ گن لیں تو ان سب مقامات پر 100 50 30 40 لوگ تو نکلنے ہی چاہیے تھے، جو مٹھائیاں تقسیم کرتے، پھول نشاور کرتے، تصویریں اور ویڈیو بنا کر پھر گھروں کو چلے جاتے۔ 5 منٹ میں پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، یعنی 50-60 آدمی آپس میں رابطہ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ یار چلو لکشمی چوک پر کھڑے ہو کر جشن مناتے ہیں، اور بس تصویریں بن جائیں، ویڈیو بن جائیں، اس کے بعد پھر بھاگ کر ہم گھروں میں آ جائیں گے۔ اتنی دیر میں پولیس کو تو آتے آتے دیر لگتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ملک میں کسی جگہ جشن منایا گیا ہو؟ تینوں مواقع میں سے ایک بھی موقع پر جشن نہیں منایا گیا، تو اس سے تو ان کا پول یوں کھل جاتا ہے، اور یہ جھوٹی خبریں چلا کر پھر اپنے حامیوں کو، خاص طور پر اوورسیز کو خوش رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔